आमिर लियाकत को लेंगे, ये होगा वो होगा, ये शायद हमारी नौकरियां बचाएगा। आप अपने वालदा या बच्चों को ऐसे अस्पताल लेके जाएंगे जहाँ 70% ऑफ सर्जन्स आर नॉट ट्रेन्ड। यूट्यूब के ऊपर मैंने पिछले 1 साल में $30 मिलियन डिजिटल की दुनिया में लगाए। सबकी हटती है मार्केटियर से। अरे वो कमर्शियल वाला वो बेच दिए उसने 50,000 कार्टन। You started showing cricket. शाहरुख खान ऑर्डर करो तो साहिल लोधी आ जाएगा। 22 मिलियन व्यूज, 30 मिलियन व्यूज, लोगों के पैसे लगाने के बाद नहीं आते। ये सिस्टरोलॉजी भी इन्फ्लुएंसर है। दीज आर कंटेंट क्रिएटर्स। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड हासिल करते हों, और बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो उस सब्जेक्ट में हर चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हों, फ्रॉम द बॉटम लेवल ग्रास रूट्स लेवल ट्रेनिंग से लेके हाई लेवल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तक। ऐसा ही शख्स मुझे आज मिला है जिससे मैं गुफ्तगू करूँगा मार्केटिंग के हवाले से। We will touch on everything from performance marketing, influencer marketing, brand marketing, the role of the industry, the role of the brand, the role of regions in big FMCGs and big tech companies. Amar Hassan, the former CMO of Daraz, former CMO of OLX, he is here today to have a fantastic conversation with me. Let's check out this episode. Amar Hassan, how are you today? Brilliant ji, thank you for inviting me. First of all, I'm excited. We are going to be so nerdy in this episode that I think no one will watch it. नहीं जी, मेरा तो समझे क्या, I was more excited. मेरी पिछली कुछ पॉडकास्ट हो रही हैं और वो थोड़ी सी फिलोसॉफिकल एंगल पे चली जा रही हैं, whereas I like to talk about marketing. That's the topic of my passion. So let's jump into marketing. आजकल एक बड़ा एक buzzword चल रहा है पूरी दुनिया में, पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, हर बंदा बात कर रहा है कि मैं एक परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ। ठीक है, और हमारी पीछे बात हो रही थी कि भाई व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो टेल मी व्हाट डू यू थिंक इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एंड लेट्स ब्रेक इट फ्रॉम द लेंस ऑफ एन एजेंसी, of a brand, and even let's say from the perspective of talent. देखें, परफॉर्मेंस पहले तो इसको समझना पड़ेगा इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आया है। जैसे जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन, हालात ख़राब हुए, कंपनीज स्टार्टेड बिकमिंग सेल्स कॉन्शियस कि यार अभी मैं पैसा डालूं तो मुझे बताओ रिटर्न क्या आएगा। पहले ऐसी सोच नहीं होती थी। पहले ये होती थी करशे जामी शीरी का बताएंगे कि भाई दालचीनी गुलाब ये वो आमिर लियाकत को लेंगे, ये होगा वो होगा, 6 महीने में ब्रांड परसेप्शन बनेगी और फिर लॉन्ग टर्म सेल्स पे इम्पैक्ट होगा। अब ये जब सेल्स हैवीनेस आ गई और साथ बाय साथ कुछ CFO टाइप हजरात ने, आई लव वर्किंग विद CFOs, लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने ये शुरू किया, आपने वॉनामेकर पैराडॉक्स का नाम सुना होगा कि 50% ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड योर मार्केटिंग इज वेस्टेड, यू डोंट नो विच 50%। ये 30 साल पहले की एक किसी साहब ने कहावत निकाल दी जिनके नाम पे ये थ्योरी बनी थी। उसके बाद से ये खप तारी हो गया मार्केटियर्स में और बोर्ड्स में कि भाई मुझे ये बताओ कि मार्केटिंग का पैसा जा कहाँ रहा है और कर क्या रहा है। जब इस तरह के सवालात शुरू हुए बोर्ड और बड़ी बड़ी MNCs, फॉर्च्यून 1000 कंपनीज में, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये हुई कि बोर्ड के अंदर मार्केटियर्स थे नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंकर, CFOs, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, इस तरह के लोग बैठे हुए थे। अब ये वाले सारे हार्डकोर, आप समझेंगे ज़्यादा नंबर्स हैवी लोग होते हैं, वेरस जो मार्केटिंग के लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा नॉन नंबर वाला अनासर ज़्यादा होते हैं। हग्स इनके साथ, हाँ, वो स्ट्रेटेजी और वो फ्यूचरिस्टिक भी बातें करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं था इस चुभते हुए सवाल को। फिर साथ बाय साथ डिजिटल माइग्रेशन भी होना शुरू हुई कि टीवी आउटडोर से पैसा लगना शुरू हुआ डिजिटल के ऊपर। तो लोगों ने बोला अच्छा ये शायद हमारी नौकरियां बचाएगा, ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अब हमारे पास जवाब होगा कि मार्केटिंग का पैसा कर क्या रहा है। ये किसकी नौकरियां बचाएगा, CFOs की या CMOs और CFOs सबकी, क्योंकि जब बोर्ड से सवाल ये हो रहा है कि भाई मार्केटिंग का पैसा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। और डिजिटल टीवी और आउटडोर की तो एट्रीब्यूशन का लोगों को नहीं होता था क्योंकि वहाँ बिल्ड नहीं हुई। डिजिटल पे आपने शुरू में फैंसी वर्ड्स आना शुरू हुए, लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन, फर्स्ट क्लिक, ये वो, तो उन्होंने कहा यार ये चीज़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहना शुरू हुआ।
डिजिटल पे। अब जैसे ही डिजिटल पे पैसा जाना हुआ और क्लिक एट्रीब्यूशन, और लोगों ने बोला अच्छा यहाँ क्लिक करके इस बंदे ने ये खरीदा, तो फिर लफ्ज़ कॉइन हुआ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। जो ट्रेडिशनल मार्केटियर्स थे एफएमसीजी के, वो इनसिक्योर हुए। उन्होंने कहा यार हम तो इस दुनिया को जानते नहीं है, तो उन्होंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लफ्ज़ को एक नई मीनिंग देना शुरू करी कि भाई परफॉर्मेंस इज़ नॉट जस्ट सेल्स, परफॉर्मेंस इज़ अवेयरनेस ऑल्सो। कि अगर आपने BLS में अपलिफ्ट ले आए और आपका, तो ये भी परफॉर्मेंस है। तो अचानक से एजेंसी, ब्रांड साइट सब कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, अब ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग अवेयरनेस भी। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग इस टर्म को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। पीपल कॉल मी अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग गाय। आई कॉल माई सेल्फ, आई एम नॉट अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग गाय। आई एम अ marketeer finding reasons to sell a product। तो और आजकल तो पाकिस्तान में ख़ास तौर से मैं एक एंटी तहरीक चला रहा हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे बाय द। सो वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि किधर है, क्योंकि अब आप मेरा ई-कॉमर्स से ताल्लुक़ था। इसमें मैं एक सेकंड बिफोर यू जंप इनटू ई-कॉमर्स, मैं एक चीज़ पे रोकना चाह रहा हूँ। परफॉर्मेंस की बात की आपने, लेट्स टेक द मार्केटिंग फनल, ठीक है ना, अवेयरनेस से कन्वर्जन तक आ जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अवेयरनेस के मेरे मेट्रिक्स हैं, लेट्स से इम्प्रेशंस, ठीक है, और रीच, हम दो मेट्रिक्स की बात करते हैं। कंसिडरेशन के हमारे मेट्रिक्स हैं, लेट्स से व्यू कंटेंट हो गया, व्यू कंटेंट, एंगेजमेंट, अपना कमेंट्स हो गए, ठीक है। कन्वर्जन के मेट्रिक्स तो बड़े क्लियर हैं। अगर हम सिर्फ ये लेट्स से इन 6 मेट्रिक्स को ले लें अक्रॉस द फनल, और हम ट्रैक करें कि हमने अगर स्पेंड इंक्रीज़ किया, हमारा बेसलाइन स्पेंड से हमने स्पेंड 20% इंक्रीज़ किया, लेकिन सारे मेट्रिक्स पे अगर हमने अवेयरनेस पे स्पेंड 20% इंक्रीज़ किया, मेरा मेट्रिक 40% इंक्रीज़ हुआ, तो क्या ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं हुई एक तरह से? क्योंकि हमने तो परफॉर्मेंस डिफ़ाइन करके बेहतर की है। यही चीज़ मैं कंसिडरेशन पे ले आऊँ, यही चीज़ मैं कन्वर्जन पे ले आऊँ, और यही चीज़ मैं रीटारगेटिंग पे ले आऊँ। अगर मैं ये दिखाऊँ कि 20% इंक्रीज़ इन स्पेंड से मैं 40% इंक्रीज़ इन रेवेन्यू ले आया हूँ, या इंक्रीज़ इन इम्प्रेशंस ले आया हूँ, ये इंक्रीज़ इन लेट्स से लॉयल्टी बायर्स एंड इंक्रीज़ इन अपना रीटारगेटिंग ले आया हूँ, इज़ दैट नॉट परफॉर्मेंस? देखिए यही यहाँ पर ही इख्तिलाफ आएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केटिंग का। जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो लफ्ज़ है ना, वो शॉर्ट टर्म डिलीवरी के ऊपर जाता है, और जो ब्रांड बिल्डिंग की पूरी मार्केटिंग का कबीला है वो लॉन्ग टर्म पे जाता है। ऊपर लेवल पे जब आप फनल के काम करेंगे, आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स फ़ौरन नहीं मिलते। और पहली बात है, इम्प्रेशंस और रीच आर नॉट द राइट मेट्रिक्स ऑल्सो। मेट्रिक्स आर इन ऑल्सो इन ऑल काइंड ऑफ केओस। आप समझें कि जब मैंने जिस तरह आपको बताया कि यूके के अंदर एक अभी इन्फोग्राफिक रिलीज़ हुई कि टॉप लेवल मार्केटियर्स पे सर्वे हुआ और बोला कि कितने लोग ट्रेंड मार्केटियर्स हैं, तो लेस देन 30% of the top marketing people in UK in companies are trained. That means 70% of them are doing top level marketing, not trained. अब आप सोचेंगे 70% in your finance team if not trained, आप घबराएंगे नहीं? काफ़ी घबराऊंगा। आप अपने वालदा या बच्चों को ऐसे अस्पताल लेके जाएंगे जहाँ 70% of surgeons are not trained? नहीं लेके जाएंगे। डेवलप्ड वर्ल्ड की बात हो रही है यूके की, कि 30% सिर्फ ट्रेंड है, 70% ट्रेंड नहीं। तो पाकिस्तान में ये फिगर क्या होगा आप समझे, ये और भी बहुत कम होगा। दैट मीन्स कि हम जब आपको लोगों को पता नहीं होता कि किस मेट्रिक को क्या मीनिंग देनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी, तो ऑल काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स और मेट्रिक्स बनेंगे। सो you're saying कि performance marketing objective is fix this right now, शॉर्ट टर्म डिलीवरी कि मुझे अभी सेल बढ़ानी है, अभी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ानी है, Yes. मुझे ट्रैफिक बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल इमीडिएट फिक्स। या *756# दबाएं और ये पैकेज ऑन करें। बस। ये टीवी पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो रही।
आप समझ रहे हैं कि टीवी पे अगर टेलीनॉर या यूफोन ये इश्तेहार चलाता है कि स्टार ये दबाएं और इतना जीबी का इंटरनेट लें, ये क्या बात कर रहा है, चर्न बचा रहा है, नई सब्सक्रिप्शन लेकर आ रहे हैं, लेकिन जय सुपर 4G खवातीन को देता है आगे बढ़ने की। ये क्या है, ये ब्रांड, टीवी पे ब्रांड, टीवी पे भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है। ठीक है। सो डिजिटल पे इसी तरह ब्रांड बिल्डिंग होती है, डिजिटल पे भी रीच और अवेयरनेस होती है। यूट्यूब के ऊपर मैंने पिछले 1 साल में $30 मिलियन डिजिटल की दुनिया में लगाए हुए, तो आप समझे कि मैंने ही सबसे ज़्यादा गलतियां करी होंगी, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी इस लेवल के स्पेंड्स पे करके। जब आपका इश्तिहार कोई 4 सेकंड से ऊपर देख ही नहीं रहा, तो आप कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे? रीच का मतलब ये नहीं होता कि ऑन एन एवरेज 4 वीक्स कितने लोगों ने मेरे ब्रांड के बारे में नाम सुना। अगर आप रीच इस तरह डिफाइन कर रहे हैं तो फिर तो हम शायद 15-20 साल पहले चले गए, जब मीडिया प्लानिंग की इंट्रोडक्शन हुआ था पाकिस्तान में। आज मैं आपको बोलूं कि रॉबर्ट वॉल्टर्स का एक आप बिलबोर्ड देखें, आप बोलेंगे मैंने बिलबोर्ड देखा रॉबर्ट वॉल्टर्स, तो क्या आप रीच में शामिल होंगे? मेरे हिसाब से आप नहीं होंगे, क्योंकि रॉबर्ट वॉल्टर्स क्या किसी दवाई का नाम है? रॉबर्ट वॉल्टर्स क्या किसी बैंक का नाम है? आपको जब तक कैटेगरी कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो रीच किस फायदे की? लेकिन डिजिटल में डेफिनेशन रीच की तो यही है कि अब आप सोचें ना कि रॉबर्ट वॉल्टर्स का लव्स दो इनके सामने आ गया, रीच हो गई, बस Right? इन्होंने काउंट कर लिया। यस, एंड दैट्स वेयर आई एम सेइंग कि फुल स्टैक मार्केटिंग जब तक आपको नहीं समझ में आएगी तो आप कमर्शियल नहीं बात कर सकते। मार्केटियर्स का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सबकी हटती है मार्केटियर से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कि यार ये फ्लफ बातें कर रहे हैं, टॉप ऑफ द माइंड, ओ जी प्रेफरेंस और लाइक्स, ओ जी ये, अरे वो कमर्शियल वाला वो बेच दिए उसने 50,000 कार्टन, सीईओ उसी को पसंद करेगा कि यार क्योंकि ही इज टॉकिंग बिजनेस। नाउ मार्केटियर्स वर यूज्ड टू टॉक अबाउट बिजनेस। अब आप देखें पिछले 6 साल में हुआ क्या, मैं टेक्नोलॉजी में आपको समझाता हूँ। पहले सीएमओ होता था बड़े इदारे का किंग, अब अचानक से क्या हुआ, जो इंजीनियरिंग हुई वो डाल दी, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग, और सीपीओ चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एक नई डेजिग्नेशन बनी, और उसने बोला यार आप इंजीनियरिंग देखेंगे अब हमारी। मार्केटियर के पास 4 पी में से 1 पी निकल गया। फिर मार्केटियर के पास प्राइसिंग होती थी कि यार हेड एंड शोल्डर का अब मैं इतनी बॉटल के बजाय साशा निकालूंगा जिसकी इतनी कीमत होगी। वो प्राइसिंग चली गई कमर्शियल के पास या सीएफओ के पास। एक्सपीरियंस के यार कॉल सेंटर के ऊपर पोस्ट परचेज के बाद क्या एक्सपीरियंस देने ताकि रिटर्निंग यूजर मेरा तगड़ा हो, वो चला गया चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर। फिर एक नई टर्म आई चीफ ग्रोथ ऑफिसर कि यार हम एक ऐसा टेक्निकल बंदा लेकर आते हैं जिसको नंबर समझ में आए, एट्रीब्यूशन समझ में आए, जो प्रोडक्ट फाइनेंस कमर्शियल के साथ काम कर सके, तो चीफ ग्रोथ ऑफिसर एक बन गया। ये बेचारा बच गया चीफ ब्रांड ऑफिसर, जो इसके पास सिर्फ प्रमोशन का पी है। मेजॉरिटी एफएमसीजी कंपनियों की भी आप एग्जांपल ले लें तो ज़्यादातर वो लोग मार्केटिंग का पी पकड़े हुए और सारी चीज़ें डिफरेंट प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस, नया प्रोडक्ट नया वेरिएंट नहीं ला सकते क्योंकि एक तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो हमारी जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके हेड क्वार्टर इंडिया, चाइना, यूरोप इधर बैठे हुए, तो डिसीजन मेकिंग आपको कभी भी प्रोडक्ट प्राइस उतनी नहीं होती आपके पास। रीजनल डिसीजन होता है, रीजनल सेगमेंटेशन होती है, एंड सो ऑन। तो आप वो फुल मिक्स ऑफ मार्केटिंग नहीं समझ पाते। आप ये कह रहे हैं कि जो मार्केटिंग का रोल है वो अब 4 रोल्स बन गए हैं एक तरह से। प्राइस कमर्शियल में आ गया है, जब 4 पीस थे, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। प्राइस अलग, प्रोडक्ट अलग, प्लेस मतलब सेल्स के लोग भी मार्केटियर्स को रिपोर्ट नहीं कर रहे होते। Exactly. डिस्ट्रीब्यूशन के जो लोग होते नहीं कर रहे होते, तो फिर प्रमोशन ही बचा। आज आप ये जो मार्केटियर्स के सारे BHT के नंबर्स हैं किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सर्विस पे डिपेंडेंट होते हैं कि यार मैंने 1500-3000 घरों में गए और हमने ये पूरा सवालनामा पूछा कि जब भी मैं आपके दिमाग में पूछूं कि मुंह पे ब्यूटी क्रीम तो कौन सा ब्रांड आपके दिमाग में आता है? ये कोई ना कोई घर पे जाके ये सवाल पूछ रहा है ना, जहाँ पे अगर आपका पहला जवाब फेयर एंड लवली है तो आप टॉम में काउंट हो गए, और अगर चौथा जवाब आपका स्किन केयर है तो आप टॉम में काउंट नहीं हुए, आप
जनरल अवेयरनेस में काउंट हो गए। अब ये जो अब आप एजेंसीज को स्टडी करें, आधी से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज अब अपने फुटप्रिंट हटा रही हैं यहाँ से। उन्होंने क्या किया, 5-6 लोगों को रख लिया, क्योंकि बकिया नीचे एक्टिवेशन एजेंसीज को काम दे दिया कि यार बीएज हायर करो जो कि ये सवालनामा 2000 घरों में पूछ ले। अब आप इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, आप समझे, आप तो है नहीं वो 2000 घरों में, वो क्या किस तरह सवाल पूछा जा रहा है। दीज आर वेरी complicated sciences of asking a questionnaire to an audience कि किस तरीके से पूछना है। ये तो मैं तो साइकोलॉजी पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन विल चेंज द आउटकम मोर देन एनीथिंग एल्स। एब्सोल्युटली। और अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं दे रहे और आप इस पर डिपेंडेंट है सारी, तो यू आर नॉट गेटिंग गुड डेटा एनीवेज। तो गार्बेज इन इज गार्बेज आउट डेटा में कहते हैं ना कि यार आपने डेटा गलत डाला तो आप कंक्लूजन भी गलत ही आ जाएंगे। अब सवाल ये कि ये क्यों नहीं काम सही हो रहा, क्योंकि जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो कहते हैं कि यार हम कॉस्ट नहीं देंगे एजेंसी को। दुनिया में तो सब चीज़ें महंगी हो रही हैं ना। पेट्रोल क्या 10 साल पहले महंगा था, आज सस्ता है? नहीं, आज महंगा है। एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव। लेकिन टीवी की CTRP इज गेटिंग चीपर। आप सोचिए कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है। ब्रांड की टीम, ये मेरी क्रिटिक है हमारी ही कबीले पे, मैं एजेंसीज पे भी क्रिटिक करूँगा, लेकिन मेरी अभी अपने कबीले पे है कि यार अगर आप डिसीजन मेकर है तो आप अगर कॉस्ट के ऊपर इतना ऑब्सेसिव है तो क्वालिटी तो नीचे जाएगी, और फिर वो एक इतना बुरा इफेक्ट देगी पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो कि इंडस्ट्री को किल करेगा। CPRP के लिए आप मीडिया एजेंसी का गला निचोड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो चैनल्स का गला निचोड़ते हैं। चैनल्स के पास पैसे नहीं होते तो वो अच्छा कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाते। अच्छा कंटेंट नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो रेटिंग नहीं आएगी तो बिजनेस नहीं आएगा, और CPRP तो विशियस सर्कल है। आप एजेंसी को कमाने नहीं देते तो और बोलते हैं यार अपना कमीशन कम करो। वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा यार मैं कैसा करूं, इतने सारे लोगों की सैलरियां देनी है, तो वो कहता है क्लाइंट का जो पैसा आएगा वो मैं अपने पास रोक लूंगा 120 दिन, बैंक में रख के कमीशन कमाऊंगा उसका, ताकि मेरा किसी तरह तो मैं सरवाइव करूं। जो छोटी एजेंसी और वेंडर है जिसने आपका लम्स के अंदर करियर फेयर में स्टॉल लगाया था और उसको आपने 120 दिन तक पैसे नहीं दिए, वो मर गई, क्योंकि उसने जिससे उधार लिया था वो अब उससे सूद चार्ज कर रहा है, उसके मार्जिन्स खत्म हो गए, फिर इंडस्ट्री मर गई। ये क्यों हो रहा है आप समझिए। दिस इज एन इंडस्ट्री किलिंग प्रॉब्लम, जिसके अंदर ब्रांड्स, एजेंसी सब इन्वॉल्व है। एजेंसी क्योंकि पैसे नहीं बना पाती और एक्सपर्ट लोग नहीं रख पाती तो उसकी कोई सुनता नहीं है। पहले हमने वो ज़माना देखा हुआ है जहाँ पे ECD आता था अगर किसी क्रिएटिव एजेंसी का ना, तो ब्रांड के लोग खड़े हो जाते थे कि यार ये साहब आए। उनकी वैल्यू क्यों होती थी, क्योंकि वो 2000 घरों में डिटर्जेंट की हर ऑडियंस के वो इंसाइट थी उनके पास कि यार रियल RLTs होते थे ना, एरियल के रियल लेडी टेस्टिमोनियल। मेरे मियाँ ऑफिस जाते थे, उनका सालन का दाग लग गया, मैंने एरियल इस्तेमाल किया। ये पूरी कॉन्सेप्ट्स, और उनको ब्रांड मैनेजर से ज़्यादा इंसाइट पता होती थी। एक्सपर्ट्स थे अपनी फील्ड के, ब्रांड्स से ज़्यादा ब्रांड को समझते थे, तो वैल्यू होती थी। आज क्या है, आज एजेंसी में कोई एक्सपर्ट ही नहीं बचा। ऑलराउंडर नॉलेज इसकी वजह नॉट अ, and the reason is because you can't afford to keep that expert. आप नहीं रख सकते। वो एक्सपर्ट सारे दुबई जा रहे हैं नौकरी ढूंढने, बाहर जा रहे हैं। compete with dirhams also, and plus आप पैसे उनको नहीं दे पा रहे उस लेवल की, ना आप ट्रेनिंग कर पा रहे, और प्लस थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि अब शायद उतनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज की कदर भी नहीं है। हमारे ज़माने में एक थ्योरी होती थी कि करियर्स कैपिटल T होते हैं, कि शुरू के 6 साल आप जनरलिस्ट गुजारे, लेकिन उसके बाद आप स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये कि मेजॉरिटी लोग जनरलिस्ट भी गुजारने में ओके हैं, स्पेशली। इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करूंगा कि देखिए, अगर आप ग्लोबली स्पेंड्स देखें फॉर द फर्स्ट टाइम, US की मैं बात कर रहा हूँ, आई नॉट श्योर पाकिस्तान में ये हुआ है अभी तक तो नहीं हुआ है। US में फॉर द फर्स्ट टाइम डिजिटल स्पेंड्स आउटवेड ऑल अदर स्पेंड्स इन 2023। तो डिजिटल इज़ योर नंबर 1 मीडियम, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान में भी ये वक्त आ जाएगा, इट्स नॉट फार अवे। अच्छा, डिजिटल मीडियम को सबसे ज़्यादा कौन समझता है? जेन Z और प्रॉबली सम मिलेनियल्स।
क्योंकि they are the heaviest users of those mediums In terms of consumption, in yes. terms of consumptions and behavior and habits. अच्छा, अब हो क्या रहा है कि marketing budgets sit in the hands of CMOs, CFOs that are in their mid-40s, early 50s, are senior guys. They probably never played or interacted with Snapchat or Discord or Reddit or TikTok in the ways that their end users are. ये प्रॉब्लम कभी भी टीवी के साथ इस तरह नहीं थी. हाँ, टीवी की शुरुआत में थी, न्यूज़पेपर की शुरुआत में थी, रेडियो की शुरुआत में थी, लेकिन फॉर द लास्ट 30 years that let's say I've been around, today you can have a person with 30 years of TV experience, 30 years of print experience, 30 years of radio experience, but that person does not exist for digital. So how can the decision maker sitting at the top be taking decisions on an industry and a medium for which they have zero experience or very minimal experience? Achha, now we have to look back into history. What happened when the printing press was invented? क्योंकि उस ज़माने के जो फेसबुक पोस्ट थे वो क्या थे, वो पर्चे बांटते थे राउंड अबाउट्स पे और बाज़ारों में, ये पर्चा ले लें, ये जी ये ऑफ़र मिल रही है आपको, आप चलते फिरते आप चले गए, वहीं दुकान आई, आपका वो कन्वर्जन, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग थी उस ज़माने की. ठीक है. इसी तरह रेडियो पे अनाउंसमेंट्स होते थे, कॉल नाउ. ठीक है, आप घर पे रेडियो सुन रहे हैं, आपने वहीं फ़ोन उठा के फ़ोन कर लिया. फिर टीवी आया, टीवी की लिमिटेड ट्रांसमिशंस आई. ट्रांसमिशन के अंदर आप एक ब्लॉक ऑफ टाइम खरीदते थे, उस ब्लॉक ऑफ टाइम में अपना आप माल बेच सकते थे, और वो कॉल के थ्रू, जो होम शॉपिंग नेटवर्क वगैरह चीज़ें थी. तो ये एक नॉलेज इनका डेवलप हुआ विथ टाइम. अभी हम एक नॉलेज डेफिसिट पीरियड से गुजर रहे हैं, जहाँ पे एक मीडियम पे स्पेंड ज़्यादा है और जो स्पेंड पे फैसला ले रहे हैं उनकी नॉलेज उस मीडियम की कम है. वो डेफिसिट फिल कैसे होगा? देखिए, वो डेफिसिट है मेरे हिसाब से, इट्स अ चिकन एंड एग थिंग, लेकिन आई थिंक इफ आई हैव टू से, हायर अ वेरी वेल राउंडेड चीफ ऑफ मार्केटिंग. So you're saying then the generalist is the better one in this case? जनरलिस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, यानी अगर आप मार्केटिंग के हर शोबे के जनरलिस्ट हैं तो आप फुल स्टैक मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं. मेरे हिसाब से आप स्पेशलिस्ट हो गए. तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि इट्स इन अ सेंस इट्स अ विशियस साइकिल. ठीक है, नॉलेज डेफिसिट है, सही लोग नहीं मौजूद हैं, एक कबीला एक तरीके से काम कर रहा है, इसकी जनरल कुछ मसले मसाइल हैं फंडामेंटल. इसके अलावा अगर मैं एक लेट्स से आई टेक अ स्टेप बैक और मैं पूछता हूँ कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की मार्केटिंग राइट नाउ, आई वुड से पाकिस्तान इज डोमिनेटेड बाय 2 ई-कॉमर्स प्लेयर्स. पूरा पाकिस्तान का ई-कॉमर्स इज डिफाइंड बाय फूड पैंडा एंड दराज. 70% तो यही हो गया मेरे हिसाब से, राइट? एक तरफ ये आ गया और फिर इसी की तरह बहुत सारे छोटे जो लेट्स से ई-कॉमर्स या ऐप ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेल्स कर रहे हैं, और फिर एक तरफ आपकी FMCG मार्केटिंग है. क्या इन दोनों की भी फंडामेंटल डिफरेंसेस है जो लोगों को समझ नहीं आती? क्योंकि पढ़ाना तो एक और मसला है, समझना एक और मसला है, डिफरेंट FMCGs के अलग मसले हैं. बट इफ आई टेक अ स्टेप बैक, क्या फंडामेंटली इन दोनों सेक्टर्स के भी अलग अलग अप्रोच और मसले हैं? बहुत अलग अप्रोचेज हैं. फंडामेंटल्स तो सेम ही रहते हैं कि मार्केटिंग के बेसिक्स क्या हैं, सेल्स के बेसिक्स क्या हैं, कंपटीशन को कैसे देखा जाता है. फंडामेंटल्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी मार्केटियर होते हैं उनके पास डेटा इतना रेडिली अवेलेबल होता है कि आज अगर आप कोई FMCG की नई लाइन लॉन्च करेंगे तो वो पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे बेचेगा एंड कंज्यूमर तक. आपको जो उसका पिकअप है वो टाइम के बाद पता चलता है. डिजिटल की दुनिया के अंदर आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपने आज एक कैंपेन ऑन करी है जिसमें आपने 1.25 टन का AC लॉन्च किया है, क्योंकि ई-कॉमर्स में ही पता चल रहा है कि 1.5 टन के AC महंगे हो रहे हैं और लोगों की कुव्वते ख़रीद में कमी आ रही है, तो वो उनको ठंड तो चाहिए लेकिन वो अपना 1.25 टन का AC की कैटेगरी में ये बिकना. अब जैसे ही आपने ये किया आपको फ़ौरन से पता चलना शुरू हो जाता है. अचानक से अगर K-पॉप का कोई म्यूजिशियन फेमस होता है तो कोरियन ब्यूटी ब्रांड्स अगर बिकना शुरू होते हैं तो यू कैन मेक कंज्यूमर लॉजिक्स मोर क्विकली. यू आर मोर डेटा ड्रिवन, यू आर मोर डिजिटली सेवी, you are more inclusive in terms of
कि आपको प्रोडक्ट एंड टेक और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का भी आपको पता होता है, आपको कमर्शियल, आपको सो I might be biased because I've been doing this for last 10-12 years, but yeah, I think ज़्यादा मज़ा इस साइड पे. Instant response, lot of data and lot of integration, team within team integration, जो कि FMCG side पे lead times और lagging times की वजह से. Monkeying by nature एक तो यार वो है. तो does that mean that the personality, the inherent personality that would be drawn to a tech marketing function versus a FMCG marketing function, उस personality में फ़र्क होगा? बिल्कुल फ़र्क होता है. हम लोग होते हैं स्टेटस को चैलेंज करने वाले, रिबेलियस, इम्पेशेंट. एक चीज़ अगर बहुत रेड टेप बहुत कम होता है, इसी वजह से हमारे यहाँ नौकरियों में स्टेबिलिटी भी कम होती है. FMCGs के अंदर स्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है. एक तरीके से प्रोसेस ओरिएंटेड इदारा चल रहा होता है, तो कंट्रोल्ड होता है, देर पाओ और स्ट्रॉन्ग बनता है. टेक के अंदर स्पीड ओवर सर्टेनिटी होती है कि अनसर्टेन भी हो तो करो, आगे बढ़ो. तो चीज़ें थोड़ी फ्रेजाइल होती हैं. तो या बिल्कुल मुझे लगता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, स्किल के ट्रेट्स, वे टू वर्क अराउंड इन दी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेट्स, पीपल मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट के ट्रेट्स काफ़ी डिफरेंट. So a risk-seeking hustler on the tech side versus a risk-averse doer. और follower. yeah. क्योंकि FMCG साइड पे चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, बस आप उसको लेके चलते हैं. क्योंकि आपने तीर नहीं मार दिया. यहाँ पे तो आप लिटरली आप पे तीर लग रहे होते हैं अगर आप काम ना करें. You playing with very यानी FMCG की दुनिया में एक प्ले बुक बनी हुई है. You just follow the playbook. कि यार ये है कि छोटा SKU निकाल दो, प्राइस गिरा दो, बंडल कर दो, ये कर दो. देयर इज अ प्ले बुक. टेक में देयर इज नो प्ले बुक. टेक में एन ई-कॉमर्स कंपनी कैन अदर मंथ बिकम एन OTT प्लेयर. यानी इमेजिन आई हैड टू कन्विंस Alibaba that and the team that people asked me, man, we are doing e-commerce business. Why do you want to show World Cup on the app? So tell me about that. I was actually about to ask you. You got into at Daraz in 2020 or 2021. You started showing cricket. You are a shopping app. Why are you showing cricket? Yeah, it was funny because हमारी ऐप दराज का जनरली 2019 में मैंने जब ज्वाइन किया ना, तो मसला ये था कि ऐसे मीम्स आपको दिखते थे कि शाहरुख खान ऑर्डर करो तो साहिल लोधी आ जाएगा. पीपल हैड अ ट्रस्ट इशू क्योंकि एवरीबडी वाज बिकमिंग अ सेलर. देयर वाज नो चेक. शुरू में अगर आपको मार्केट प्लेस ग्रो करना होता है तो आप कहते हैं सप्लाई आने दो, डिमांड ताकि आए, ताकि नेल कटर भी हो, सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो सप्लाई आती रही, डिमांड आने लगी. उसके बाद जब पता चला कि अच्छा ये तो ब्रांड का प्रॉब्लम हो गया है और रेपुटेशन और ट्रस्ट का इशू हो गया. खैर उधर से क्यों ये लिया था कि व्हाट इफ़ अगर हम एक वीडियो प्लेयर बनाए जहाँ सेलर ये बोले देखें बाजी मेरे पास बुंदे भी हैं, बालियाँ भी हैं, वो दिखा सके कि ये बैग है मेरा, ये है सारी. तो हमने कहा यार हाँ दैट वुड इंक्रीज डू समथिंग अबाउट ट्रस्ट कि लोग सी नाउ बाय नाउ कर पाएंगे. तो वो हमने लॉन्च कर दिया, सेलर्स ने यूज़ करना शुरू करा. तो हमने कहा यार वीडियो प्लेयर तो आए हुआ है, व्हाट इफ़ अगर हम इसी वीडियो प्लेयर पे कोई लाइव मैच क्रिकेट चला दें, वर्ल्ड कप आने वाला था. सो हमने पूछा यार, उस वक्त क्रिकेट की एक्विजिशन थी $1.3 मिलियन राइट्स की, 2021 की बात कर रहा हूँ. तो हमारे बड़ों ने बोला कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, 20 साल में ऐसे पैसे का आएंगे. तो मैंने कहा भाई व्हाट इफ़ अगर हमारी टीम यही पैसा एडवर्टाइजिंग से रिकवर कर ले तो 3-4-6 महीने लगेंगे लेकिन रिकवर हो जाएंगे, नेट ज़ीरो हो जाएगा. तो उन्होंने कहा करो. उन्होंने भी आप देखिए टॉप मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है कि दे आर ऑल्सो दैट रिस्की पीपल के हाँ ग्रोथ है कि करो. वो करा अल्हम्दुलिल्लाह. आप सोचे हम 6 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र से हम 15 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स पे गए विद इन स्पैन ऑफ 30 डेज. वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो 15 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स से 12 पे आ गए. बहुत सारे लोगों ने अनइंस्टॉल करी ऐप, लेकिन स्टिल फ्रॉम 6 to 12 इज इट्स अ स्टेप फंक्शन चेंज. अ लॉट ऑफ पीपल
who just came to watch match shocked later also became a part of the family. बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक क्लास के अंदर जहाँ मुझे अरसाए दराज लग जाता ऐप डाउनलोड करवाने में, I became a part, push notification भेज सकता. So it was a game changer. So you're saying that for $1.2 million, you acquired, Yeah. so let's say an outlay, Yeah. 1.2 million, you acquired 6 million customers. Yeah. एक तरह से, right? So let's say आपने पर मतलब it's a fraction of it, right? 20 cent per customer. Plus, you ended up selling अपना advertising to make that cash investment a zero investment. Yes. So it was, and that's why Brilliant. it was a regional recognized case study. We won awards on it. We were mentioned on global scale on what this did. And then अब आप सोचें कि Noon Dubai platform then showed IPL. Last year Amazon got into कि यार हम NFL live दिखाएंगे तो, and now all the Netflix अब कह रहे हैं कि यार अगर हम क्रिकेट लाइव दिखाएं तो. So now all e-commerce players are now taking cue, which is a very proud moment that you do certain things that are recognized at world scale. ये आप तब कर पाते हैं जब आपके पास बैरियर्स नहीं होते कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. आप 9 दफ़ा गलती करेंगे लेकिन वो एक सक्सेस इतनी बड़ी हो जाएगी जो कि कवर कर जाएगी चीज़ों पे. सो दैट्स काइंड, आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट टेक्नोलॉजी इन योर ओरिजिनल क्वेश्चन. Walk me through emerging technologies and how they are being used, can be used, especially हम AI में content side पे काफ़ी development देख रहे हैं. Sora आ गया है, ChatGPT तो खैर चल ही रहा है, Midjourney पे agencies काफ़ी आ गई हैं. How is AI, AR and any new emerging technology being used by e-commerce platforms to acquire and retain customers? अगेन जिस ज़माने में मेटावर्स लॉन्च हुआ था तो वो सब मेटावर्स करना शुरू हो गए थे. अभी पिछले 6 महीनों में AI, SAM, अब सब AI करना. मुझे लगता है कि इसका एक आर्टिफिशियल बूम है. अभी लोगों की एक्साइटमेंट ख़त्म होगी तो लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल यूज़ केसेस काम आने वाले क्या हैं. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट इट हैज़, जो रियल यूज़ केसेस मैंने यूज़ किए हैं वो है कि SEO कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो गया. पहले हमारे पास 9 कंटेंट राइटर्स होते थे जिनकी वर्ड काउंट, राइटिंग, उनकी पूरी एक लाइब्रेरी बनना और उनका एक बड़ा tedious सा वर्क रिजीम था. प्लस आउटसोर्स एक एजेंसी भी हायर करी हुई थी जहाँ पे अलग कंटेंट राइटर थे, क्योंकि 12 मिलियन प्रोडक्ट्स जब आपके प्लेटफॉर्म पे हों और आपको उनको कंटिन्यूस मैनेज, मेंटेन करना और रैंक करवाना हो तो आपको एक कंटेंट राइटिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ SEO. आई थिंक वो बड़ा ऑप्टिमाइज हुआ है. उसके अलावा मुझे लगता है अभी AI के अंदर इट वुड टेक टाइम टू डेवलप एक्चुअल यूज़ केसेस. अगर हम आज बैठे हुए हैं, लेट्स से देयर इज अ फ्रेश ग्रेड कमिंग आउट, ठीक है ना, हालात कुछ हमारे मुल्क के कुछ अजीब से चल रहे हैं. व्हाट इज़ द राइट पाथ फॉर ए मार्केटियर और समवन ऑन द टेक प्रोडक्ट साइड गोइंग फॉरवर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्योंकि जो हमें चीज़ नज़र आ रही है, हम तो खैर परफॉर्मेंस साइड पे थोड़ा बहुत काम करते हैं, सारे जो अच्छे ट्रेन बच्चे हैं वो या तो यहाँ से स्टेप अप लेके ग्रुप एम स्टारकॉम जाएंगे, फिर वहाँ से लेके दुबई या रीजन में या कहीं मलेशिया चले जाएंगे. नो वन वांट्स टू स्टे हियर. तो व्हाट इज़ द राइट ट्रजेक्टरी एट दिस पॉइंट? वेयर डू यू सी द राइट करियर पाथ? ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और मैं करियर एडवाइस देने से बड़ा कतराता हूँ, लेकिन मैं अपनी ही बात करता हूँ. आप जब टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से नहीं निकलते हैं तो आपको ब्लू चिप कंपनी में नौकरी नहीं मिलती है. आप इसको सेल्फ विक्टिमाइज हो जाएं या तो इस पे या आपसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझें. मेरे भी अर्ली ऑन करियर के अंदर मैंने ब्रांड एक्टिवेशन, PR, मीडिया सेल्स, ARY डिजिटल सेल करता था, क्रिएटिव्स, मार्केटिंग की सारी ब्रांचेस जो शुरू में 6 साल स्ट्रगलिंग पीरियड में गुजारी. आई थिंक आज भी वो मेरा एक यूनिक एडवांटेज है. वो जो जर्नलिस्ट जिस तरह आप कह रहे थे, एक तरह से. यस, ताकि मुझे इन डेप्थ पता है PR का क्या है. मुझे इन डेप्थ एक लकड़ी का स्टॉल लगाने का और SMD P2 है, P3, P4 है, अंदर क्या चलेगी बाहर, मुझे पता है.
एलेक्सा कैमरा से लेके प्रोडक्शन की साइंसेस मुझे पता है। तो एक तो मेरी वो चीज़ें बड़ी तगड़ी हो गई, तो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। तो हिम्मत ना आ रहे, लगे रहें, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके अंदर ऑब्सेस करें। अमूमी तौर से वन थिंग दैट इज़ किलिंग इज़ इम्पेशेंस, कि आप 6 से 8 महीने साल एक नौकरी पे लगाते हैं, आपको इनिशियली इतना ज़बरदस्त जूस मिलता है कि आप समझते हैं कि मैंने ईस्ट रिवर में सोशल मीडिया सीख लिया। नहीं सीखा आपने। यू ट्राई टू लर्न व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम एंड ऑब्सेशन इनटू इट। और जब आप ऑब्सेस करते हैं ना, तो आपके पास वो नॉलेज अनलॉक होती है जो आपके पीयर्स या जिसको आप माल बेच रहे हैं उसको नहीं होती, और वो सिर्फ उसी स्पेशलाइजेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देता है। आज सोशल मीडिया एजेंसीज का डिबैकल इसलिए हुआ कि वो पोस्ट लगाना कम्युनिटी मैनेजमेंट तक रह गए। अगर वो ऑब्सेस करते कि सोशल है क्या और सोशल का एडवांटेज रियल बिजनेस मेट्रिक पे कैसे हो सकता है। एक्सप्लेन दैट अगेन। अगर आपको खाड़ी लेना है तो आप खाड़ी.com पे जाएंगे, ठीक है, सही है ना। आपको लिवाइस लेना है, आप लिवाइस.com पे जाएंगे, आप दराज पे कम आएंगे। सही है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिश बड़े ब्रांड्स हैं उनका जो स्टोर है, जो एक्चुअल .com स्टोर है, आप उधर ज़्यादा जाते हैं, आप दराज पे नहीं आते हो। बिल्कुल सही है। तो वी वर डिस्कसिंग कि यार हम लोग ऑर्गेनिक सोशल अट्रैक्शन कैसे क्रिएट करें। ऑर्गेनिक पैसे लाके तो मिलियन व्यूज़ बहुत सारे लोग ला सकते हैं। तो हमने कहा यार लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स जो एक घर के रेडियस के अंदर मिलना मुश्किल है, जो कि वाकई में ई कॉमर्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फ्रेंडली है। जैसे कि सिलिकॉन आइस क्यूब की ट्रे, प्लास्टिक की बर्फ निकालने की ट्रे होती है ना, एक सिलिकॉन की होती है, आराम से निकल आती है। फ्रेग्रेंस डिफ्यूज़र, शलवार में कमर बंद डालने वाली फैंसी डंडी, कमर खुजाने का ज़बरदस्त सा एक चीज़। हमने कहा ये चीज़ें पकड़ते हैं, रिसर्च करते हैं, और हमने कैंपेन का नाम दिया नेवर सीन बिफोर। और हमने इसको ऑर्गेनिकली, क्योंकि ज़्यादातर दराज का कंटेंट हम इन हाउस खुद ही शूट करते थे, हमारे पास एनिमेशंस, वीडियोग्राफर सब इन हाउस होते थे, टैलेंट भी हमारे ABMs ABMs हम सब होते थे। तो व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दैट, स्टोरेज केसेस सर्दियों से गर्मियों का ट्रांसफ़र हो रहा था। तो होता ये कि इस दौरान जो स्टोरेज बैग्स होते हैं ना, सर्दियों के कपड़े दोबारा रख के 2 छत्तियों पे जाते हैं। उसके ऊपर वीडियो बनी, आप सोचें कि उस SKU का उस वीडियो के 10 दिन पहले और 10 दिन बाद 45% मोर ट्रैफिक ऑन इट, 48% मोर बायर्स ऑन इट, जस्ट थ्रू। और वो ऐसा नहीं था, वो हमने स्पेशली कोशिश करी थी कि इसको गूगल फेसबुक की पेड फीड से इस SKU को निकालो जो ये प्रमोट हो रहा है, ताकि हमें रियल ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स पता है। और ये कहाँ पोस्ट हुआ था, ये जो कंटेंट था? इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शॉर्ट्स, सिर्फ शॉर्ट्स और रील्स के तौर पे? यस। टिकटॉक के ऊपर हमारी एफिलिएट इन्फ्लुएंसर को हमने दे दिया। एफिलिएट इन्फ्लुएंसर वो हम इन्फ्लुएंसर्स वैसे भी नहीं करते कि ये लो 5 लाख लो स्टोरी लगा दो। हम कहते हैं कंटेंट लगाओ, बिकेगा तो कमीशन ले लेना। तो हमारे लिए वो प्रोडक्शन वाइज ज़ीरो कॉस्ट ही होती है। तो हमने अपने एफिलिएट इन्फ्लुएंसर्स को दिया 22 मिलियन व्यूज़, 30 मिलियन व्यूज़। लोगों के पैसे लगाने के बाद नहीं आते ये। एंड द प्रोडक्ट स्टार्ट। अब सोचें, इमेजिन करें जब आप ऑब्सेस करेंगे सोशल के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, और आप उसको बिजनेस के नंबर से दिखाएंगे कि यार देखो सेल में इजाफा हुआ विद अ वेरी मैथमेटिकल वे के पेड ऑर्गेनिक सी, इस पर कोई पुश नोटिफिकेशन भी नहीं गिरी थी, देन यू विल क्रिएट योर प्रीमियम, पीपल विल पे प्रीमियम फॉर यू, एजेंसीज विल फ्लरिश। तो एजेंसीज में भी ऑब्सेशन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज खत्म होती जा रही। Does obsession come because of the resource? Does it come inherent from the resource, the type of person they are? Or does it come because they're compensated well? इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। अगर एक एजेंसी में एक अकाउंट मैनेजर या एक स्ट्रेटेजिस्ट 8 अकाउंट देख रहा है, तो आप उससे क्या ऑब्सेशन एक्सपेक्ट करेंगे एक प्रोडक्ट? लेकिन वो 8 अकाउंट क्यों देख रहा है? क्योंकि वो रिम्यूनरेशन और मैकेनिक्स फाइनेंशियल्स नहीं बैठते। तो वो मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक वेरिएबल नहीं, उसके मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। फिर रिसोर्स की आपने जैसे बोला कि अपनी क्वालिटी, तो वो भी वेरिएबल। Do you believe in influencer marketing? यानी जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। So explain to me the difference between actual influencer marketing and what you're seeing, and touch on this one concept of यार 5 लाख ले लो और ये लगा दो, versus जो
एफिलिएट बेस्ड मार्केटिंग होती है कि यार जो माल बिकेगा उसमें से तुम 20, 30, 40 जो लेना है बिके हुए माल में से लो. सो वॉक मी थ्रू द डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड सॉर्ट ऑफ. अब तो हर बंदा ही इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है. देखिए इस मर्ज का भी अगर आपको इलाज या असल मर्ज पकड़ना है ना तो पीछे जाना पड़ेगा. लोगों ने टीवी पे इश्तिहार अवॉइड करना स्टार्ट करे. तो अटेंशन एक मेट्रिक होता है एडवर्टाइजिंग में कि हाउ मच ऑफ द सेकंड्स यू हैव कंज्यूम्ड ऑफ एन एड, अटेंटिव कंजम्पशन ऑफ अ कम्युनिकेशन. तो टीवी पे जब एड लोगों ने अवॉइड करना शुरू करे, डिजिटल पे भी 3-3, 4-4 सेकंड, तो लोगों ने कहा फिर जाए कहाँ. शारा फैसल पे बिलबोर्ड लगाते हैं तो 60 की रफ्तार में वो भी सिर्फ 3 सेकंड के लिए दिखता है. तो उन्होंने कहा यार ये इन्फ्लुएंसर जो है ना इनकी बातें लोग सुन रहे हैं. तो लोगों ने कहा ज़्यादा सेकंड्स ऑफ माय कम्युनिकेशन ये लोग मेरी करवाएंगे. तो आपने उनको पूरी स्क्रिप्ट, दुकान, मैंने यूज़ किया ये वाला प्राइमर और फाउंडेशन और मेरी ज़बरदस्त, मैं भी आपको बोलती हूँ. उन्होंने ब्रांड इंडोर्समेंट की तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू कर दी. नए नए बच्चे थे चीचा वतनी के अंदर, समरियाल के अंदर, लाड़काना इधर, उनको पैसे बनना शुरू हो गए. उन्होंने भी दे दबा ब्रांड 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 इन्फ्लुएंस करना. एंड दैट्स हाउ पीपल थैट के अंदर बताए उन्होंने कि देखें हमने ये करवाया, इतने लाइक्स इतने हुए. एक वक्त आया उनको भी लोगों ने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया. इन्फ्लुएंसर्स केम अप टू मी एंड सेड कि भाई हमने ब्रांडेड वीडियोस कम करना शुरू कर दिए क्योंकि हमारा कंटेंट नीचे जा रहा है. तो ये तरीका था जो कि गलत तरीका था इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने. प्लस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स में भी बड़ी प्रॉब्लम है. कंटेंट क्रिएटर्स एक अलग लीग है, इन्फ्लुएंसर्स एक अलग लीग है. डकी भाई कैन बी कैटेगराइज्ड एज कंटेंट क्रिएटर, बट ही डज नॉट हैव created any specialized niche of influence amongst his target audience. He document his life, so he's a content creator. Nadia Hussain is a celebrity कम influencer, because वो मॉडल के तौर पे सेलिब्रिटी बनी थी, लेकिन जब वो डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई तो वो एक सर्टेन कैटेगरी पे इन्फ्लुएंस रख रही थी. अब सो कंटेंट ये लोग नहीं समझते. लोग कहते हैं आयजा भी इन्फ्लुएंसर हैं, फहद मुस्तफ़ा भी इन्फ्लुएंसर हैं, कायनात फैसल भी इन्फ्लुएंसर है, सिस्टरोलॉजी भी इन्फ्लुएंसर है. These are content creators, right? Content creators can have their influence, but they are not influencers. So it's a different way of understanding this field. So let me understand. Yes. ठीक है ना. Let's say आयजा खान ने एक कुर्ता शलवार पहन के एक पोस्ट लगाई और उसमें उसने जिक्र किया कि मैंने इस जगह से ये कुर्ता शलवार किया है, और उस कुर्ते शलवार के जो लेट्स से पेरेंट कंपनी है उसकी सेल बढ़ जाती है, so on and so forth. Has she not worked as an influencer even though she's a content creator creating content? She was just doing stuff with her kid or whatever, right? Versus if proper fashion influencer sitting in Sialkot जो बैठ के सिर्फ दिखाती है कि मैंने ये सस्ते कपड़े इधर इधर से लिए, इस तरह से मैंने ये पेयरिंग की, ये कुर्ता इस शलवार के साथ जाता है, और बाय द वे ये मैंने कुर्ता आज खाड़ी से लिया या जहाँ से भी लिया है, राइट? द परफॉर्मेंस आउटकम इज द सेल. आई एम द ब्रांड, मुझे सेल मिल गई. मैं आपको उसका इम्पैक्ट बताता हूँ ना. आयजा जिनके टोटल फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर, जब आप उनसे एक लॉन का सूट का स्टोरी लगवाएं, क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर स्टोरी इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ ट्रैकेबल, क्योंकि वहाँ पे लिंक ऐड हो जाता है और पे यू कैन ट्रैक के कितने लोग इस लिंक से आके. एंड देन देयर इज़ अ गर्ल कॉल्ड मरियम परवेज इन अ स्मॉल टाउन इन पंजाब विद 1 to 2 million फॉलोअर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ज़मीन आसमान का फ़र्क है सेल्स का. मैं आपको नंबर्स नहीं डिस्क्लोज कर सकता. जो मरियम परवेज ने अपने 2 मिलियन के साथ जो इन्फ्लुएंस है और जो 10 मिलियन के साथ जो इन्फ्लुएंस, एंड दैट इज़ वाई द राइज ऑफ माइक्रो एंड नैनो इन्फ्लुएंसर्स इज हैपनिंग. सारे बड़े ब्रांड्स इस वक्त जा रहे हैं टॉप स्पेसेस के साथ. वेयर इज व्हाट वी हैव अनलॉक्ड इज के यार ये जो 20,000 वाला फॉलोअर है, ये जब 5 मिलियन से ज़्यादा मेरा सामान बिकवा रहा है, कैसे बिकवा रहा है? इन्फ्लुएंस ना. सो इट्स नॉट अबाउट कि कंटेंट क्रिएशन पे फॉलोअर कितना है. तो कैसे बिकवा रहा है? अगर वो 20,000 उसका फॉलोअर है, मैं कन्वर्जन रेट 10% भी ले लेता. आप उसका कंटेंट मल्टीप्लाई, इट्स नॉट जस्ट वन स्टोरी ना, क्योंकि वो आपसे एफिलिएट पे दिन में 12 स्टोरी भी लगा सकता है,
उसकी रीच, उसके साथ हम काम डिफरेंट तरीके से कर सकते तो अफिलिएट केस में जब वो स्टोरी बार बार लगा रहा है तो वो कांस्टेंट क्रिएट कर, बेसिकली उसकी कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ कंटेंट है, उस कंटेंट में प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड है और उसकी एक लॉयल फैन बेस है जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर फैंस, right? The super fan concept says that if you have 1,000 people that will buy whatever you sell, you'll be a millionaire. ये वही concept है. Amar, this was fascinating. I loved the conversation. I can keep talking for hours, but I know कि we're also on a time limit. But मज़ा आता है marketing के बारे में बात करके. Thank you for staying, for being here today. And thank you all for tuning in to DigiTales and this podcast. I hope you learned something new today. लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जो फीडबैक देते हैं कोशिश करता हूँ इनकॉर्पोरेट करूँ और मज़ीद मज़ेदार गेस्ट्स आएंगे. सो स्टे प्लग्ड इन. बाय बाय.